तो आज के वीडियो में बात यूके की करेंगे, पर साथ ही बहुत ही खास टॉपिक यूके के साथ जुड़ा हुआ, जो अक्सर कई सवाल स्टूडेंट्स के हमारे पास आते हैं। यूके जाना है, कितना खर्चा हमारा होगा, कितनी फीस हमें पे करनी है, कितने फंड्स हमें शो करने पड़ेंगे, हमारे लिविंग एक्सपेंसेस वहाँ पर कितने रहेंगे, जब हम वहाँ पर पढ़ाई करेंगे तो साथ साथ में हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो आपके इन्हीं सारे तमाम सवालों के जवाब आज हम लेकर आए हैं और आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे फ्रंटियरा इमिग्रेशन से अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर हितेश चन्ना जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है हितेश। नमस्कार जी। जी सो हितेश, आप जान ही चुके हैं कौन से सवाल आज मैंने करने हैं। सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, कोई भी स्टूडेंट अगर मन बना रहा है यूके जाना है तो कितने खर्चे के लिए वो प्रिपेयर रहे ताकि पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े? जब भी बच्चा यूके के लिए प्लान करता है उसके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि मेरा एक्चुअल में एक्सपेंस कितना हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चे को फर्स्ट स्टेप अपना जो यूनिवर्सिटी से लेता है, तो मतलब कि उसको यूनिवर्सिटी चूज़ से लेके अपना लास्ट स्टेप जेड़ा उनका वीज़ा आता है उससे लेके वहाँ तक सारा कैलकुलेशन होती है। अब इसमें वो कैलकुलेशन कैसे रखते हैं, अगर वो बच्चा जैसे यूनिवर्सिटी में कोई चूज़ कर रहा है, मास्टर्स या ग्रेजुएशन लेवल का कोर्सेज है, उसकी जैसे 1 साल की फ़ीस होएगी। अगर 1 साल की फ़ीस आप लगा लो इसमें $14,000 GBP या फिर 16,000 GBP होगी। अब इसमें इनिशियल डिपॉजिट जो होता है, कई यूनिवर्सिटीज़ में इनिशियल डिपॉजिट्स में भी एडमिशन हो जाता है या इनिशियल डिपॉजिट पे भी कैश मिल जाता है। उसमें 5,000 GBP भी हो सकता है या 4,000 GBP भी, इट ऑल डिपेंड्स। बट ये हम कैलकुलेशन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसमें इनर लंदन और आउटर लंदन के भी एक्सपेंस काउंट होते हैं। अब इनर लंदन में अगर कोई बच्चा जा रहा है तो उसका कैलकुलेशन होता है 12,006, जो उसके 12,006 GBP हैं एक्सपेंस के अकॉर्डिंग 9 मंथ का एक्सपेंस कैलकुलेट होता है और आप UKVI की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। फिर आउटर लंदन अगर ऑप्शन बच्चे ने लिया है तो उसमें वो डिफरेंट हो जाता है, वो उससे कम हो जाता है, जो 9207 हो जाता है। और 9207 इज़ अ GBP में वो काउंट होता है, वो भी 9 मंथ्स का एक्सपेंस है। अब अगर आप इन दोनों की कैलकुलेशंस को प्लस करते हो, अगर सपोज करो एक बच्चे ने फीस पे करी है, एक सेमेस्टर की फीस पे करने के बाद उसकी रिमेनिंग फीस जो बचती है बच्चे की, वो प्लस उसके बाद आपका लिविंग एक्सपेंस हो गया, तो वो आप कैलकुलेशन करोगे। अब इस कैलकुलेशन में आपकी अगर इनर लंदन में है तो 12,006 इज़ आपकी लिविंग एक्सपेंस, और आपकी जो फीस होगी उसकी रिमेनिंग फीस, अगर रिमेनिंग फीस आपकी 14 मतलब टोटल 14,000 GBP फीस है, उसमें से 7,000 GBP बच जाता है। तो 7,000 प्लस 12,006 आपका बन जाता है 19,006 समथिंग, जो आपका 19 लाख अप्रोक्स लगा लो आप, 100 के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन अगर करते हैं। अब इसमें कैलकुलेशन में ये आपका सिर्फ एक फीस का एक्सपेंस हो गया प्लस आपका फंड्स का एक्सपेंस हो गया। अब इसमें आपकी अलग एक्सपेंस जो हम बात करते हैं, एम्बेसी फीस होगी एंड आपकी प्रायोरिटी की फ़ीस होगी जो आप अपॉइंटमेंट के टाइम पे पिक करते हो, या फिर सुपर प्रायोरिटी की फ़ीस होगी। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर आप 35-40,000 एम्बेसी फीस पे कर रहे हो अप्रॉक्स, या उसके बाद आपकी प्रायोरिटी की फ़ीस जा रही है, प्रायोरिटी की फ़ीस आपकी 25 से 30,000 जा रही है, फिर आप सुपर प्रायोरिटी फ़ीस पे कर रहे हो, वो 60 से 70,000 फ़ीस होती है। तो ये वक्री फ़ीस है, जो डिफरेंट फ़ीस हैं। अब इनकी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो अगर सुपर प्रायोरिटी का वीज़ा जो आता है वो 2 दिन में आता है, और प्रायोरिटी का वीज़ा आता है 5 to 7 डेज़ में। अगर नॉर्मल कैटेगरी में बच्चा फाइल लगाता है तो उसका 15 से 20 दिन में वीज़ा आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपेंस को कैलकुलेट करते हैं तो 1.5 से 2 लाख बच्चे का ये बन जाता है, प्लस अपना एयर फेयर अगर बच्चे की ऐड कर लेते हो आप, जैसे कि ट्रैवलिंग का हो गया। अब अगर टिकट्स की बात करें 50,000 से 1 लाख तक टिकट चली जाती है, जो पूरी कैलकुलेशन मिला के अगर आप 19 लाख प्लस 1 लाख अप्रोक्स 1.5 लाख जो आपका बना, जो आपका 20 लाख पॉइंट 50 समथिंग बनता है, और उसके बाद टिकट तो 21 लाख समथिंग बना। फिर उसके बाद आपका छोटा मोटा एक्सपेंस और हो गया, जैसे आप वहाँ पे टैक्सी से जाओगे या उसका GBP आप जितना भी है 50 GBP या 20 GBP जो आप बुकिंग कराते हो, उसका एक्सपेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 22 लाख के अप्रोक्स आपको खर्चा चाहिए होता है, जो जब भी आप यहाँ से यूके के लिए प्लान करते हो। तो बच्चे को सबसे पहले यही दिमाग में रखना है कि मेरा इतना खर्चा आ सकता है। अब ये खर्चा आने का मतलब ये नहीं है इसमें आपकी फ़ीस भी इंक्लूडेड है, या आप फीस पहले पे करके चले जाओ, या फिर आप फीस आधी पहले पे करते हो, जितनी आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आप फीस पे कर सकते हो, चाहे वो 6 महीने की हो चाहे साल की फ़ीस हो। अब इसके अलावा अगर कोई बच्चा वहाँ पे डिफरेंट एक्सपेंस करता है, कोई भी जैसे अपने कपड़े खरीदने पे हो गया या कुछ भी है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। ये आपका एक्सपेंस जो है वो आपकी लिविंग अकोमोडेशन के अकॉर्डिंग एक्सपेंस है। अब लिविंग अकोमोडेशन में आपका एक्सपेंस जो आता है वो 9 मंथ का एक्सपेंस आता है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने महीने का खर्चा करते हो, जो अकोमोडेशन हो गया आपके उसके अकॉर्डिंग। बट इसके अलावा कोई भी बच्चा एक्सपेंस करेगा वो इसके अपार्ट फ्रॉम दिस होगा।
हालांकि हमारे बच्चे इतने समझदार होते हैं, उनको भी पता है कि कितना काम करना है, क्या करना है। देन उसके बाद अगर इन एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के बाद अगर मैं एक वर्किंग राइट्स की भी बात करूँ, अगर बच्चा स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहा है और उस पर वर्किंग राइट्स आप अगर चेक करोगे तो आपके पासपोर्ट पे एक जो स्टिकर लग के आता है, उस स्टिकर के ऊपर आपके वर्किंग राइट्स पे लिखा होता है कि आपको वर्क लिमिट कितनी है, 20 आवर्स पर वीक है, आप उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अगर उससे ज़्यादा काम करोगे तो आप इलीगल आ जाओगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। हालांकि आपकी कोई हॉलीडेज़ होती हैं या कोई छुट्टी है या वेकेशंस है, आप उसमें फुल टाइम काम कर सकते हो, बट वो भी एज़ पर द उनके लॉ के अकॉर्डिंग आप काम करोगे कि उनके लॉ में क्या आता है वो। तो वो बच्चे को ये चीज़ ध्यान रखनी है ड्यूरिंग दैट वीज़ा पीरियड ऑफ टाइम कि वो बच्चा ये गलतियाँ ना करे। हालांकि वो सारे एक्सपेंस कवर कर सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सारा कमा कर ही कवर करे, बट ये एक्सपेंस उसको स्टार्टिंग में दिखाने ही पड़ेंगे और अपने पास होने भी चाहिए जो उसका खर्चा आ सकता है। ठीक है बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया ढंग से आपने क्लियर किया और मुझे पूरी उम्मीद है जितने स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्लियर हो चुका है फीस को लेकर, फंड्स को लेकर, लिविंग एक्सपेंसेस को लेकर। लेकिन हितेश, यहाँ पर थोड़ा सा आपसे और क्लैरिटी चाहूँगी फंड्स को लेकर के। कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है, अप्लाई कर रहा है अपनी फ़ाइल, तो उसे फंड्स में अपने घर में से किस किस के फंड्स वो शो कर सकते हैं जिन्हें हम जेन्युइनली शो कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स अवेयर हैं, पेरेंट्स को भी इसके रिगार्डिंग सारी क्लैरिटी हो। देखो, फंड्स जो होने चाहिए बच्चे के नाम पे हो। सबसे पहले जो मेन एप्लीकेंट है उसके नाम पे फ़ंड होने चाहिए। अगर उसके नाम पे फ़ंड नहीं है तो उसके माँ बाप के नाम पे फ़ंड होने चाहिए। अब इनमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसे आ जाते हैं कि बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि जब वो फाइल लगाता है तो उसके अकॉर्डिंग वो उसमें मांगता है कि अगर माँ बाप के नाम पे फंड है तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास जॉइंट अकाउंट होना चाहिए माँ बाप के साथ, तो आप वो फंड शो कर सकते हो। अगर आपके किसी भाई बहन के अकाउंट में पैसे हैं तो आप उसको पहले ही ट्रांसफ़र करा लो, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि वो अगर आप यूके की वीआई की अगर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेक करते हो तो वो कहते हैं हमें 28 डेज़ पुराने फंड चाहिए, आपके पास होने चाहिए जो एक्चुअल में। तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। आप इसमें अगर सोर्स कैलकुलेट कराते हो कि यार मेरा सोर्स वहाँ से लग जाएगा कि मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया था, बट वो चीज़ पहले आपको मैनेज करनी है। जब आप स्टार्टिंग में ही आप किसी के पास या आप अपना केस ओपन करा लेते हो तो आपको उसी टाइम पे वो चीज़ें इनिशियल स्टेज पे ही सॉर्ट करनी पड़ेंगी। प्लस उसके बाद अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड के नाम पे अगर फंड्स हैं तो आप हस्बैंड के साथ जॉइंट अकाउंट करा लो, वो भी बेटर ऑप्शन है। इसके अलावा किसी और के नाम पे फंड ना हो तो बेटर है। तो ये इस टाइप में फाइनेंशियल एक्सेप्ट हो जाते हैं। ये आप अगर इसको चेक करोगे तो यूके वीआई गाइडलाइंस में भी चेक कर सकते हो। जो स्टूडेंट वीज़ा की गाइडलाइंस होती हैं उसमें आपको पूरी कैलकुलेशन भी दी होगी और स्पॉन्सर्स भी लिखे होंगे कि आपको कौन स्पॉन्सर कर सकता है। तो ये चीज़ें आपकी उसमें मेंशन भी होती हैं। ये एक जस्ट ब्रीफ है कि एक इन्फॉर्मेशन है, बट इनके अलावा कोई और अगर मैं तीसरा बंदा बीच में बात भी करता हूँ तो कोई तीसरा बंदा एक्सेप्टेबल नहीं होता फंड्स के लिए। ताया, चाचा, नाना, इसमें वो चीज़ फंड नहीं चलेंगे, तो वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चे। जी। सो बहुत चीज़ें हमने आज की वीडियो में क्लियर की है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है फंड्स को लेकर, फीस को लेकर, इस सारे प्रोसीजर को लेकर, तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नीचे जो है एड्रेस डिटेल्स भी शो हो रही हैं फ्रंटियर इमिग्रेशन की। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं ताकि टाइमली सही ऑप्शंस के साथ आप अप्लाई करें और अपना यूके जाने का सपना साकार कर सकें। और जाते जाते हितेश, मैं ज़रूर चाहूँगी आप ये भी अपडेट दे दीजिए कि फेब इनटेक की अगर बात करें तो क्या अभी भी ऑफर लेटर्स आ रही हैं, किन स्टूडेंट्स की आ रही हैं जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है या जो अभी भी अप्लाई करें तो उनको ऑफर लेटर मिल जाएगी? जो अब बच्चा फेब इनटेक के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए ऑप्शन उसको ये ध्यान में रखना है कि 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक शायद हॉलीडेज़ हो सकती हैं यूनिवर्सिटीज़ की। तो ये बच्चा ध्यान में रखे कि अगर इन बिटवीन अगर कोई बच्चा एप्लीकेशन डलवा रहा है या उससे पहले भी डलवा रहा है एप्लीकेशंस अपनी, तो उसके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी होने चाहिए विद फाइनेंशियल्स के साथ। अगर बच्चे के पास पूरी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन रेडी होएगी, आपके लिए पूरी कंप्लीट फाइल रेडी होएगी, तो उस बच्चे को अप्लाई करने का फेब इनटेक में फ़ायदा है। अदरवाइज वो बच्चा फिर नेक्स्ट डेफर कराएगा। तो बच्चा डेफर के चक्कर में ना पड़ के तो उसको इनटेक को कैसे अप्लाई करना, तो ये चीज़ बच्चे को ध्यान में रखनी पड़ेगी। और फेब इनटेक के ऑफर लेटर्स आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अभी पीछे उन्होंने कैश लेटर के ऊपर जो डेडलाइंस चल रही थी, तो अभी कैश लेटर भी आने शुरू होंगे। तो ये इन बिटवीन का प्रोसेस है कि वो सेकंड और थर्ड चीज़ को किसको फर्स्ट को प्रेफरेंस देंगे या कौन सी उनके प्रेफरेंस में चलती है, क्योंकि उनके पास एप्लीकेशन तो जाएंगी पर एप्लीकेशन जाने के बाद वो होल्ड भी होंगी, फिर एप्लीकेशन होल्ड होने के बाद वो रिलीज़ करेंगे।
बट एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये चीज़ बच्चे को ध्यान में रखनी है कि फैब मिलेगा जरूर, बट आपकी एप्लीकेशंस के लिए डॉक्यूमेंटेशन पहले ही रेडी होने चाहिए। बिल्कुल। सो बहुत बहुत थैंक्स हितेश आपका कि आपने पूरी जानकारी जो है डिटेल में स्टूडेंट्स के साथ शेयर की है, और स्टूडेंट्स को भी कहना चाहेंगे आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, पूरी जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल भी रख सकते हैं, टॉपिक भी हमें मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम उस पर भी डिटेल में जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हों। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ कुछ नए अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। थैंक यू।